अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। इससे पहले कि हम देखें कि गुज़िश्ता 24 घंटे की पाकिस्तानी सियासत में क्या हुआ और अगले 24 घंटे में क्या हो सकता है, थोड़ा सा अगर मैं डाइग्रेशन करूं, दो तीन इस्तेलाहात हैं यूरोपियन हिस्ट्री की, ग्लोबल हिस्ट्री की, जिनका जिक्र मैं सिर्फ करना चाहता हूं। बड़ा फायदा होगा उसका, आज भी और हमेशा बाद में भी होता रहेगा। एक टर्म है जिसको रेनेसांस कहते हैं, कल्चरल फिलोसॉफिकल आर्टिस्टिक रेनेसांस, जो 14वीं सदी से 17वीं 18वीं सदी तक की जो यूरोप की तारीख है, उसमें रेनेसांस यानी रिन्यूअल का जिक्र होता है। तालवी जुबान की ये टर्म है। दूसरी टर्म है जिसे एनलाइटनमेंट कहते हैं, और ये 17वीं 18वीं सदी का जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट है, इसे एज ऑफ रीजन भी कहते हैं। यानी वो टाइम पीरियड है जहां साइंटिफिक जो एविडेंस की बुनियाद के ऊपर फिलोसॉफिकल, मॉरल और जो पॉलिटिकल बिलीफ हैं और जो रिलीजियस बिलीफ हैं, उनकी स्क्रूटनी का एक अमल शुरू होता है और चैलेंज किया जाता है कि ये जो आप बिलीव करते हैं जिस चीज के अंदर, इसकी साइंटिफिक एविडेंस क्या है। मुझे ये शक और गुमान है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ सारी ही मुस्लिम दुनिया सही तरह से अभी, यानी 21वीं सदी के अंदर भी एज ऑफ रीजन के अंदर जो है वो दाखिल नहीं हो सकी। अब इसकी क्या वजूहत है? ज़ाहिर है बहुत बड़ी ये फिलोसॉफिकल डिबेट है, इसके ऊपर तो बड़े एकेडमिक्स प्रोफेसर वगैरह के साथ बात करनी चाहिए। लेकिन आज की भी जो डिस्कशन को आप देखेंगे और फ्यूचर में आने वाली हर डिस्कशन है, इसे अपने पल्ले बांध लें कि हम एज ऑफ रीजन का हिस्सा जो है वो नहीं बन सके। अब आ जाते हैं कुछ की डेवलपमेंट्स की तरफ। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान जब पेश हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो जो खतरा था कि वहां उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी, वायलेंस हो सकती है, बलवा हो सकता है, उस बलवा और उस वायलेंस का फायदा उठा के कुछ और कार्रवाई भी वहां पे हो सकती है, और इसके हवाले से खौफो हरास था, पैनिक था। तो ये बड़ी अच्छी और पॉजिटिव बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन और उनको 9 के 9 केसेस जो हैं उसमें उनको बेल मिल गई, जिसमें 2 केसेस में अलग से उनकी समाअत की और 7 केसेस की अलग से समाअत हुई, और 2 इसमें जस्टिस थे, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस आमिर, ऑनरेबल जस्टिस आमिर फारूक भी थे, और मियाँ गुल औरंगजेब साहब भी उनके साथ थे। ये 2 मेंबर बेंच था। अब ये सवाल पैदा होता है, जो सारा सवाल पूरी तहरीक इंसाफ के लिए भी है, सभी मीडिया के लिए है, कि ये था क्या? ये जो पूरी खबर थी जिसको की वीलॉगर्स ने तो नशर किया ही, लेकिन ये वीलॉगर्स तक नहीं था, तहरीक इंसाफ के बहुत ज्यादा लीडर्स ने ट्वीट किए, स्टेटमेंट्स दी, वीडियो स्टेटमेंट्स दी। एक खप पड़ी हुई थी, और एक ऐसी खप थी जिसने पूरी दुनिया की जो पाकिस्तानी डायस्पोराज हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, पाकिस्तानी ब्रिटिश हैं, उन सबको मुतासर किया, और सबके जहनों में एक खौफ व हरास, एक परेशानी, एक हिजान की सी कैफियत थी। तो था क्या? अब इसकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं। जब इसका पोस्टमार्टम हो रहा है, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक शेयर पैनिक था, ये एक एक्सपेक्टेड खौफ था कि ये चीज हो सकती, या ये कि किसी क्वार्टर से ये डिसइंफॉर्मेशन हुई। हकीकत ये कि ये वीलॉगर से नहीं शुरू हुई, इसका मेन लोकस या इसका जो फोकस है, जहां से इसके ओरिजिन है, ये गालिबन तहरीके इंसाफ के अंदर से ही ये बात जो है मीडिया तक निकली या निकाली गई। तो क्या वाकई ही कहीं किसी लेवल में जहां इल्जाम लगा वहां इस किस्म की कोई डिस्कशन हुई थी, या जिन्होंने ये खबर निकाली उन्होंने जानबूझ के ये डिसइंफॉर्मेशन की ताकि एक फॉल्स पैनिक हो? क्योंकि फॉल्स पैनिक के बाद जो फॉल्स पैनिक कराने वाले लोग हैं, जो रिएक्ट करने वाले लोग हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी में कमी आती है। और अगर आप बार बार फॉल्स पैनिक क्रिएट करते हैं, तो फिर एक ऐसी स्टेज भी आएगी, शेर आया शेर आया शेर आया, कि आप कहेंगे लेकिन लोग उसमें बिलीव नहीं करेंगे। तो क्या कुछ ऐसा था, या ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, लोगों को प्रिपेयर रखने के लिए, या दूसरी तरफ से ये एक स्ट्रेटजी थी कि आप इनके रिजॉल्व और इनकी डिटर्मिनेशन को चेक करें? इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। मैंने कम से कम 1 दर्जन जो लोग हैं उनसे मैंने इसके बारे में ओपिनियन ली। उन सबको मैंने एक ही किस्म का स्टैंडर्ड टेक्स्ट भेजा, उसका मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या ख्याल है कि क्या हुआ है, और सब ने मुझे मुख्तलिफ किस्म के रेस्पॉन्सेज दिए, जो बाय एंड लार्ज मैंने आपके सामने सम कर दिए। मैंने एक ट्वीट वैसे किया था एक बारिश वाली छतरी के साथ, जिसमें मैंने कहा था कि मैं छतरी लेके निकला हूँ, मौसम की प्रोडिक्शन थी कि घंटे में बारिश होने वाली है, छतरी लेके बैठा, पूरा घंटा गुजर गया लेकिन बारिश नहीं हुई। और डेल कार्नेगी जो बहुत बड़े फिलोसॉफिकल राइटर गुजरे हैं 20th सेंचुरी के, जिनकी बहुत मशहूर किताबें हैं, स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, मेक फ्रेंड्स एंड सो ऑन, वो जो उनकी किताबें, उन्होंने ये कहा था कि अक्सर वो चीजें जिनके बारे में हम सोचते हैं कि बुरी चीजें हो सकती हैं, जिसके खौफ में हम रहते हैं, वो अक्सर चीजें कई दफा होती नहीं है। स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। बहरहाल दिस वाज जस्ट अ वेरी क्विक क्वेश्चन रेजिंग। मैं चाहूंगा इसमें आप लोग भी सोचें, क्योंकि क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो महज उसके पीछे भी कोई ना कोई फिलॉसफी जरूर है। ये महज कोई
तुक्का ही नहीं होगा. There might actually be some kind of reasoning behind it, and that is why we have to be in the age of reason. Moving forward, ये जो केसेस हैं, अब एज ऑफ रीजन ये भी कहती है कि एक ही इवेंट या एक ही रीजन को तमाम हकीकतों के ऊपर अप्लाई नहीं कर देना चाहिए. ये जो केसेस हैं, जिन केसेस में बार बार इमरान खान साहब को बुलाते हैं, 140 से ज्यादा है ये बार बार, ये फिगर जो है अब तो अदालतों के सामने भी दोहराया जा रहा है. किसी को एग्जैक्ट फिगर नहीं पता. किसी अदालत ने, किसी प्रोसिक्यूटर ने इसको चैलेंज करके ये नहीं कहा कि 140 नहीं है, 135 है, 135 नहीं है, 122 है. 120 प्लस से 122 केसेस की तो लाहौर हाई कोर्ट के सामने एक सबमिशन भी है इमरान खान के वकला की कि इन सबको दाखिले दफ्तर किया जाए, इनको खत्म करें, इन केसेस को डिसमिस करें. ये फरोही बुनियादों के ऊपर जो है, ये असम्पशंस के ऊपर ये केसेस बनाए गए हैं, और ये कानूनी, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली या फैक्ट वाइज जो है ये केसेस ठीक नहीं. लेकिन जो इतने सारे केसेस बनाए गए हैं, एज ऑफ रीजन ये कहती है कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत कम ये सवाल इस तरह से डिस्कस होता है. जब अखबारात का एनालिसिस देखें, इदारिये देखें, टेलीविजन की डिस्कशन देखें, हैरेसमेंट का जरूर एंगल आता है कि हैरेसमेंट है, तूफान बदतमीजी है, जुल्म है, ज्यादती है. लेकिन स्ट्रेटजी क्या है? मतलब स्ट्रेटजी एक तो यह ना कि इमरान खान को, उनकी पार्टी को, उनकी रफ़क़ाए कार को, उनके कोर ग्रुप को, उनकी लीगल टीम जो है उसको मुसलसल टेंटर हुक्स के ऊपर, यानी उसको एज के ऊपर रखा जाए, उसको एक अंडर प्रेशर रखा जाए. और हर दफा बुलाया जब जाता है, समात होती, फिर बहुत उसमें तूफान मचता है कि आए नहीं, अदालत ने बुलाया, इतना बड़ा जुल्म है जब अदालत बुला रही है. आप देखते हैं उसके ऊपर, क्योंकि एज ऑफ रीजन नहीं है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा, क्योंकि एज ऑफ रीजन नहीं है पूरी मुस्लिम दुनिया में, वैसे एज ऑफ रीजन नहीं है. ये कुछ मोनार्कीज जो हैं, वो मोनार्कीज होते हुए एज ऑफ रीजन के अंदर घुसने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें एमबीएस जो हैं और इस तरह के लोग हैं, उसकी फिर कभी बात करेंगे. लेकिन चूंकि पाकिस्तान एज ऑफ रीजन में नहीं है, उसकी डिबेट जो 60, 70, 80% होती है, उसमें कोई रीजनिंग नहीं होती कहीं पे भी. तो बहस होती है, अदालत बुला रही है, और अदालत बुला रही है तो जा नहीं रहे हैं, और कितनी बड़ी गुस्ताखी. ये रोज हर दफा ये डिस्कशन होती है. ये अदालत जिन चीजों में बुला रही है, ये केसेस हैं क्या? ये जिस केस की समात हुई, जिसका इतना तूफान मचा हुआ था, इसमें से एक केस ये है कि इमरान खान ने शाहनवाज रांझा साहब जो हैं उनको कत्ल करने की साजिश की. कितने लोग हैं दुनिया भर में जी शऊर, जिनका दिमाग के दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स काम करते हैं, लेफ्ट एंड राइट, जो बिलीव करते हैं कि जो रांझा साहब हैं उनको एक गार्ड ने जो गोली चला दी इलेक्शन कमीशन के बाहर समवेयर इन द अक्टूबर 2022, तो ये इमरान खान ने साजिश की थी रांझा को मारने के लिए. कितने लोग हैं जो इसमें बिलीव कर सकते हैं? और अगर ये काबिल बिलीव नहीं है, तो फिर प्रोसिक्यूशन दर्ज हो जाती है, फिर केस चलता है, फिर वो केस दाखिले दफ्तर नहीं होता, वो चल रहा है. अब ये देखें, ये मई आ गया, 5वां महीना 2023 का. अक्टूबर में ये एक फजूल केस जो है वो दर्ज हुआ है, जिसका सर पैर नहीं है, लेकिन वो चल रहा है. बाकी क्या केसेस हैं? एक तो ये मर्डर का केस है, दूसरा है कि इमरान खान ने वतन और कौम के और रियासत के खिलाफ साजिश की. 7 और केसेस ये हैं कि मेरा ख्याल है बलवा किया, और इसी तरह से पूरे 140 प्लस केसेस हैं. इसमें से शायद 3-4 केसेस ऐसे हों जो कोई पॉलिटिकल करप्शन के चार्जेस को अट्रैक्ट करते हों, जिसकी कोई बेसिस बन सकती हो. इसमें से मोर देन 100 केसेस जो हैं उनकी कोई हकीकत नहीं है. तो फिर ये केसेस क्यों हैं? ये केसेस एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को रिफ्लेक्ट करते हैं. वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि इमरान खान को टेंटर हुक्स पे भी रखो, उसको फंसा के भी रखो, अंडर प्रेशर भी रखो, उसको पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम ना करने दो. और फिर इस पूरी स्ट्रेटजी एक स्मोक स्क्रीन प्रोवाइड करती है, जहां फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकते हैं, जहां पैनिक भी क्रिएट हो सकता है, जहां फिर कुछ और भी हो सकता है. इसको समझना जो है बहुत जरूरी है, और इसको हम क्रिटिकल लेंस अप्लाई करेंगे चीजों में, उतना ज्यादा हम बेहतर पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो पैदा कर सकते हैं. नो, इसी के हवाले से चलें, एक इंतहाई दिलचस्प किस्म का वो केस है जो गुज़िश्ता 24 घंटों में एक सेशन कोर्ट के सामने, जहां मशहूर जमाना ऑन चौधरी साहब, जो कभी इमरान खान के दस्ते रास्त होते थे, 24 घंटे साय की तरह उनके साथ एक डायरी उठा के चला करते थे, वहां उन्होंने अपनी एक एविडेंस और गवाही एक सेशन कोर्ट के सामने दी है. और उनके साथ एक मुफ्ती साहब भी हैं, पता नहीं मुफ्ती सही थे व्हाटएवर, जो ये कहते हैं कि इमरान खान ने जब बुशरा बीबी के साथ शादी की तो इद्दत की मुद्दत पैदा नहीं हुई थी, इसलिए पहले निकाह हुआ 1 जनवरी 2018 में. चूंकि इमरान खान को बताया गया था कि अगर ये होगा तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और उसके बाद पता नहीं फरवरी में दोबारा निकाह करना पड़ा, क्योंकि पहला निकाह जब हुआ तो इद्दत की मुद्दत जो है वो पूरी नहीं हुई. मेरा आप सबसे एक सवाल है, दुनिया की कितनी लीगल जुरिस्डिक्शंस ऐसी हैं जहां इस नौयत का केस 21वीं सदी के शुरू में इन दी मई 2023 सुना जा सकता है? यानी इसकी कोई
اس کی کوئی سائنٹیفک ویلیڈیٹی اور ریزن بچا ہے اس قسم کے کیس کا؟ کیا اس کی کوئی تک، کیا اس کی کوئی سینس، کیا کوئی اس کی لاجک، کیا کوئی اس کی منطق ایگزسٹ کرتی؟ 1958 میں الٹرا ساؤنڈ کے ایکسپیریمنٹس ہونے لگ گئے برطانیہ، گلاسکو وغیرہ میں سے، اور 1972 کے بعد تو پریگنینسی بالکل ایکوریٹلی جو ہے اس کی پروڈکشن ہو سکتی ہے کہ کب ہونی ہے، کیا ہے، سارا کچھ پتا چل جاتا ہے، ہر قسم کے میس کو باڈی کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. واٹ از دی ریزننگ بہائنڈ دس؟ کیا وجہ ہے؟ یعنی دس از پریسائزلی وائی آئی ہیو سیڈ کہ پاکستان ایج اور ریزن کے اندر انٹر نہیں کر سکتا. بے تک کی بات ہے، فضول وقت ضائع کر رہے ہیں. عدالت بھی چلی ہوئی ہے، پروسیکیوشن بھی چل رہا ہے، مفتی بھی ہے، اون چودھری بھی ہے، اور کوئی پوچھے اس سے مفتی سے اور اون چودھری سے کہ یار تم اتنے بڑے مسلمان، تمہارے عقائد اچانک 2022-23 میں جا کے جاگ گئے، اس وقت 2017 میں اور 2018 میں تمہیں کیوں نہ یہ لگا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، خاص کر کے مفتی سے کو پوچھے کہ بھی تجھے اس وقت کیوں نہیں خیال آیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غیر اسلامی ہے اور یہ بہت بڑا غیر شرعی قسم کی چیز ہو رہی ہے اور یہ نہیں ہو سکتی وغیرہ وغیرہ. اس وقت تم کیوں نہیں پھٹے؟ اس وقت تم نے کیوں نہیں جا کے اس پہ بیان دیا؟ اس وقت تم کیوں نہیں آئے عدالت کے اندر یہ کیس کرنے کے لیے؟ اور جو یہ پٹیشن لے کے آیا وہ عدالت کے سامنے کیس لے کے، وہ ایک ان نون آدمی حنیف نام کا، وہ کون ہے؟ مسلسل اخباروں میں لکھ رہے ہیں کہ یہ ایک شہری جو ہے اس نے کیس کیا. بھائی اس شہری کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ اس شہری کی کیا ریلیونس ہے؟ یہ شہری کہاں سے آ گیا؟ آف کورس اٹس پالیٹکس، لائک ایوری تھنگ ایلس. جو کیسز ہیں 100+ 140+، وہ بھی پالیٹکس ہے، یہ بھی پالیٹکس ہے. لیکن پالیٹکس ہو رہی ہے، لیکن کوئی اداریہ نہیں آپ دیکھ رہے ایسا لکھا ہوا انگریزی اخبار کے اندر جو اس کی ڈائسیکشن کر سکے کہ یہ پالیٹکس کی بیسس جو ہے وہ کیا ہے. اب ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے انہوں نے اپنا جو آرڈر ہے، جو 27 تاریخ کو جو پروسیڈنگ ہوئی، اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے آرڈر کو ان رائٹنگ ایشو کر دیا. اس میں 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ. ایک تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 14 مئی 2023 کو جو انتخابات پنجاب میں حکم دیا ہے سپریم کورٹ نے، وہ حکم اور وہ آرڈر اپنی جگہ پہ ویلڈ ہے اینڈ اٹ ہیزنٹ چینج. اس کے بعد سے جو کچھ بھی ہوا ہے یا جتنا بھی وقت گزرا ہے، اس سے اس آرڈر کی حقیقت، اس کی لیگل ویلیڈیٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑا. یہ بڑی انٹرسٹنگ ان رائٹنگ بلیک اینڈ وائٹ اسٹیٹمنٹ سپریم کورٹ کی طرف سے آ گئی ہے. اور ساتھ ہی سپریم کورٹ نے اس چیز کی بھی وضاحت کی ہے کہ یہ جو ٹاکس ہوئی ہیں بٹوین دا پی ٹی آئی اینڈ دا پی ڈی ایم، یہ سپریم کورٹ نے کبھی ان کا حکم، ان کا آرڈر اور ایڈوائس ان کی جاری نہیں کی. یہ حقیقت بالکل صحیح ہے، بیکاز یہ آرڈر میں بھی انہوں نے لکھ دیا ہے. لیکن 27 تاریخ کو اٹارنی جنرل آف پاکستان غالباً منصور ایوان صاحب ان کا نام ہے، وہی پیش ہوئے تھے along with فاروق ایچ نائک، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں مہلت دیں، ابھی کچھ فیصلہ نہ کریں، ہمیں مہلت دیں، اور ہم نے رابطہ کر لیا ہے پی ٹی آئی کو. اب اس وقت بھی چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ کہا تھا کہ کورٹ اس قسم کا کوئی آرڈر دے نہیں سکتی ہے. آپ اگر ایسا کریں، کوئی ڈیٹ کنسنسس لے کے آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے کہ آپ اس کی مہلت لے سکتے ہیں. تو کورٹ نے اٹارنی جنرل کے اور فاروق ایچ نائک صاحب کے کہنے پہ مہلت تو دی تھی، لیکن یہ عدالت کا حکم نہیں تھا. اب عدالت نے اس کو واضح کر دیا ہے بلیک اینڈ وائٹ میں کہ اس کا حکم نہیں تھا. اب عدالت کیا کر سکتی ہے کل؟ یہ ایک بہت بڑا پازل ہے، بیکاز جسے کہتے ہیں کہ سو مچ واٹر ہیز گون انڈر دا برج. عدالت کو کمزور کرنے کے لیے، متنازع بنانے کے لیے بہت پالیٹکس ہوئی ہے. نیشنل اسمبلی، پارلیمنٹ، کمیٹیز، رجسٹرار کو گرفتار کر کے لائیں، اس کے وارنٹ ایشو کر دیں، ججوں کو کہیں اپنا ریکارڈ اٹھا کے لے آئیں، ہم اس کو نہیں مانتے. ہم نواز شریف صاحب کی لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے برطانیہ سے کہ ہمارے حساب سے یہ 4-3 کا ڈیسیجن ہے، 2-3 کا نہیں ہے. شہباز شریف صاحب اس حوالے سے بول رہے ہیں. بہت جو ہے وہ رگڑا گیا ہے عدالت کو. اور میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر بحث ہو رہی تھی جہاں ایک بہت ہی پرومیننٹ پاکستانی جو کامنٹیٹر ہیں، تھوڑا سا جھکاؤ ان کا پی ایم ایل این کی طرف ہے لیکن بڑے ریسپیکٹڈ ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جب انٹیلیجنس کی میٹنگ ہوئی سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے ساتھ، چیف جسٹس کے ساتھ چند دن پہلے، 27 تاریخ سے پہلے، تو اس کے بعد سے سپریم کورٹ کا رویہ جو ہے وہ اس پورے ایشو کے اوپر بڑی اس میں نرمی آ چکی ہے. تو اس سارے بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ جو ہے وہ فرائیڈے کے دن کیا کرے گی، دس از اے ویری بگ پزل. ویسے جو اب تک کی اسٹریٹجی ہمارے سامنے آتی ہے، اب تو ہمیں چیز کلیئر ہو جانی چاہیے. کہتے ہیں ہائنڈ سائٹ از 2020. یہ جو وقت لیا گیا تھا وہاں پر کبھی بھی مقصد یہ نہیں تھا کہ مذاکرات یا ٹاکس کے ذریعے کوئی حل نکالا جائے تاریخ کا. بیکاز پی ایم ایل این کے جس کو میں بھی ایکسپلین کرتا ہوں، پی ایم ایل این کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے اندر ارلی الیکشن اور شاید 2023 کا الیکشن ٹھیک طرح سے کہیں فٹ ہوتا ہی نہیں. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. تو پھر ٹاکس کا مطلب غالباً یہ تھا کہ آپ نے 14 مئی کی جو تاریخ ہے اس کی جو فائنلٹی ہے، اس کی جو لیگل سٹینڈنگ ہے، اس کو آپ نے ویکن کرنا ہے، آپ نے اسے سافن کرنا ہے. جس طرح سے پہلے
90 दिन की जो लिमिट थी उसको गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी और इलेक्शन कमीशन ने ड्रामा ढकोसला करके कभी ऊपर कभी इधर छलांग कभी उधर छलांग लगा के उस 90 दिन की वैलिडिटी को डिफाई किया थ्रू वन और दी अदर रीजन। लेकिन अब वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही 90 दिन की वैलिडिटी जो है उससे आगे जा चुकी है, वरना 90 दिन तो 22 अप्रैल 2023 को खत्म हो जाते थे जब सुप्रीम कोर्ट ने तारीख देने दी प्रेसिडेंट को 30 अप्रैल की दी, तो वैसे वो तारीख इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन वो तो 90 दिन खत्म हो गए। इसी तरह से जो हम 90 दिन से आगे चले गए हैं तो फिर 90 दिन से आगे चले तो फिर 3 महीने से क्या फर्क पड़ता है, 6 महीने से क्या फर्क पड़ता है, पहले भी ऐसे होता रहा, अब आइन तो वायोलेट हो ही चुका है। सुप्रीम कोर्ट कौन होती है इलेक्शन की तारीख देने वाली, ये पॉइंट है, ये असूली मौकफ इख्तियार कर लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी उस पिटिशन में जो एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने रिव्यू पिटिशन लाई गई। जहन में ये रखें कि रिव्यू उसी पैनल के पास जाता है जो उस पैनल सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला कर चुका होता है, और रिव्यू के अंदर जो कैपेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेस ऑफ मैन्यूवरिंग होती है उस पैनल के पास वो बड़ी लिमिटेड होती है, बिकॉज रिव्यू के अंदर पॉइंट्स ऑफ फैक्ट्स जो हैं वो रेज नहीं हो सकते। कोई ऐसा कोई 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 बहुत लिमिटेड किस्म की चीजों के ऊपर रिव्यू जो है वो किया जा सकता है। इसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली किस बुनियाद के ऊपर रिव्यू जो है किया जा सकता है। अगर आप में से कोई वकील इसको देख रहा हो तो जरूर उसके ऊपर नोट लिखे बाकी लोगों की क्लैरिफिकेशन करने के लिए। इतना मुझे पता है कि रिव्यू बड़ा वाटर टाइट सा होता है, उसमें बहुत ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती। तो इलेक्शन कमीशन ने जो रिव्यू डाला है वो भी बेसिकली पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए डाला है। लीगली इलेक्शन कमीशन के रिव्यू की लीगल सेंस नहीं है। हाँ, हम ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट के साथ पीछे एस्टैब्लिशमेंट की, हुकूमत की या दरपर्दा कोई डील हो रही है, उस डील को फैसिलिटेट करने के लिए उसको फ्रंट एंड, ये डैशबोर्ड के पीछे कुछ और है, फ्रंट एंड पे कुछ और है। तो फ्रंट एंड पे ये पिटिशन डाली गई है रिव्यू की, डैशबोर्ड के पीछे कुछ और हो रहा है, वो हो सकता है। अदरवाइज रिव्यू के अंदर से कोई बहुत ज्यादा कुछ निकल नहीं सकता। तो फिर रिव्यू क्यों डाला है? रिव्यू पॉलिटिकल नैरेटिव शेप करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने डाला है, या इसके पीछे डैशबोर्ड के दरपर्दा कुछ और जो है वो हो रहा है? अच्छा, अब जहन में ये जरूर रखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो पोजीशन है इस इशू के ऊपर वो मसलसल उसमें तब्दीली आई। जब 14 जनवरी और 18 जनवरी को पंजाब और केपी की असेंबलीज तहलील हुई, तो उस टाइम से लेके जो उसके ऊपर लीगल बहस हुई लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसका इख्तिताम होता है 28 फरवरी को, फिर 1 मार्च 2023 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है इलेक्शन के हवाले से, जहां कहा जाता है इलेक्शन कमीशन को कि आप तारीख सजेस्ट करें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नर केपी को एक अलग कहा जाता है कि आप तारीख दें। तो वो जो डिसीजन है, उस डिसीजन के आने तक जितनी बहस और प्रोसीडिंग होती है उसमें इलेक्शन कमीशन वर्बली भी और इन राइटिंग पोजीशन ये लेता है कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जिसका काम है इलेक्शन करवाना, इलेक्शन की तारीख देना और उसका फैसला करना कि इलेक्शन कब होंगे। ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट नहीं है, उसकी सवाबदीद नहीं है और हम तारीख दे नहीं सकते। ये इनकी पोजीशन है। ये पोजीशन आप थोड़ी सी अखबारात में रिसर्च करें, पाकिस्तान के अखबारात में जो रिपोर्टिंग होती थी तो आपको क्लियरली ये पोजीशन नजर आएगी। जब वो तारीख आ जाती है तो इसी, और बिकॉज इलेक्शन कमीशन की ये पोजीशन है कि हम तारीख नहीं दे सकते, तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को कहती है, और वो साथ कहते हैं कि हमें 54 डेज चाहिए होते हैं इलेक्शन से पहले प्रेपरेशन करने के लिए, कैंडिडेट के चैलेंजेस के लिए, उनको निपटाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट उनको कहती है कि आप सजेस्ट करें, और फिर वो सजेस्ट करते हैं 3 तारीखें, जिसमें से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 30 अप्रैल की तारीख, पहली तारीख ही वो सजेस्ट करते हैं जो 22 अप्रैल के बाहर जो है फॉल करती। क्लियरली आपको एक हिकमत अमली नजर आती। अब उसके बाद सुप्रीम इलेक्शन कमीशन तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास आता है इन द रन अप टू द 4 अप्रैल डिसीजन। तो इलेक्शन कमीशन उससे पहले 30 अप्रैल की तारीख को मान चुका है, उसके हवाले से 60-70% प्रोसेस कर चुका है, कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस ले चुका है, स्क्रूटनी का प्रोसेस शुरू कर चुका है। अब वो ये कहने आता है कि हुकूमत जो है उसने हमें फंड्स नहीं दिए और हमें 21 अरब रुपए चाहिए। तो जो दूसरा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का 4 अप्रैल का, जिसके बारे में अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो अटल फैसला है, उसको दोबारा जो है उसको चेंज नहीं अभी तक किया, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, उसको चैलेंज करने के लिए इलेक्शन कमीशन अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। लेकिन 4 अप्रैल के फैसले में इलेक्शन कमीशन की रीजनिंग क्या है? हमें पैसे नहीं मिले, हमें पैसे मिल जाए। वो कहते हैं हमें पैसे मिल जाए 21 अरब रुपए तो हम इलेक्शन करवा देंगे। उनको पैसे देने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन लिखती है, फाइनेंस को, रेवेन्यू को, स्टेट बैंक को उसमें इन्वॉल्व करती है, इलेक्शन कमीशन को इन्वॉल्व करती। अब इलेक्शन कमीशन की नई पोजीशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट कौन होती है तारीख देने वाली, और ये तारीख देना जो है ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। एज ऑफ रीजन, अगर ये दुनिया की कोई ऐसी जुरिस्डिक्शन हो जहां एज ऑफ रीजन हो तो इलेक्शन कमीशन को पाताल की गहराइयों में बंद कर दें, कहीं जहां पे बंद कर दें, जेल में डाल दें इनको, मतलब इनको साइकेट्रिक वार्ड के अंदर भेज दें, इनके सारे वकीलों को भी, इनको भी। मतलब जरा गौर करें, किसी भी लीगल
एज ऑफ रीजन जुरिस्डिक्शन में ये इस किस्म की बकवास जो है ये कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कर रहे हैं बिकॉज एज ऑफ रीजन में ये मुल्क और सारी मुस्लिम दुनिया कभी दाखिल ही नहीं हो सकी। इनका बेसिक मसला जो है वो यहीं आ जाता है। अब इस सारी एज ऑफ रीजन एब्सेंट जो माशरा है इसके अंदर असल प्रॉब्लम इसमें क्या है वो मैं थोड़ा सा आपके सामने रखती हूँ तो बात हम खत्म करते हैं। वैसे तो वक्त होगा किसी वक्त तुम्हें कश्मीर के ऊपर हवाले से जो बात हो रही है, जहां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बिलावल के जाने की क्या सिग्निफिकेंस है, what it tells about Pakistan changing, fluctuating position on Kashmir, how India has been able to maneuver itself better, why Pakistan, क्या वजह है कि पाकिस्तान कश्मीर पे मनूवरिंग नहीं कर सका, उसके जो इंटरेस्ट हैं कश्मीर के डिस्प्यूटेड टेरिटरी के हवाले से वो मसलसल सफर कर रहे हैं और हिंदुस्तान ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। और अब तो सूरत हाल ये है कि जहां बिलावल को फवाद चौधरी या डॉक्टर शेरी मजारी ने बहुत तनकीद की, वहाँ जो एक तरह से सिटिंग ऑपोजिशन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो पहले फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं पीटीआई के, शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने बिलावल की रीजनिंग या फॉरेन ऑफिस की रीजनिंग को अंडरस्टैंड किया। उन्होंने कहा कि एससीओ के अंदर जाना तो बिलावल भुट्टो का बहुत जरूरी था, अगर साइड लाइन्स पे उनकी और भी एंगेजमेंट हो जाती इंडिया से तो बेहतर था। तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन ये उठता है, ये बड़ी लंबी डिबेट है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि पाकिस्तान की कश्मीर जो पॉलिसी है, स्टैंड है, उसका क्या हुआ, खास करके इन व्यू ऑफ द फैक्ट के आर्टिकल 370 को उन्होंने खत्म कर दिया और पाकिस्तान का असूली मौकफ ये था कि हम हिंदुस्तान को उस वक्त तक एंगेज नहीं करेंगे जब तक कि वो अपने पोजीशन में कोई लचक पैदा नहीं करते विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 370। ये खाली इमरान खान की पोजीशन नहीं थी, ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की पोजीशन थी, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की पोजीशन थी, ये पाकिस्तान की स्टेट की पोजीशन थी। तो फिर उस पोजीशन का क्या हुआ, ये बड़ी डिबेट है, इसको करने की जरूरत है, लेकिन अभी इसका वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, इन द सेंस कि ये कहानी हमारी लंबी हो जाएगी वीलॉग की। कमिंग टू दिस पॉइंट कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जो प्रिंसिपल झगड़ा है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, पूरा निजाम फंसा हुआ है इसके अंदर, जो लॉक जैम, जो एक ब्लॉक हुआ है, जो एक डेड लॉक है, वो है क्या। मैंने इसके हवाले से एक ट्वीट किया था बहुत लंबा, जितने कैरेक्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं आप नए ब्लूटूथ के साथ, पता नहीं वो सारे मैंने कर दिए हजारों, वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर करूंगा बिकॉज लिखी हुई चीज की और बात होती। लेकिन लुबे लुबाब उसका ये है कि जो प्रिंसिपल डेडलॉक है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का, जहां सब चीजें फंसी हुई हैं ऐसे करके, वो इस वजह से है कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी पीएमएलएन जो है उसकी पॉलिटिक्स पंक्चर हो गई है टोटली तौर पर पंजाब के अंदर। लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ के अपनी पॉलिटिक्स को रिन्यू करना चाहते हैं, एक दोबारा नए सिरे से नवाज शरीफ अपनी पॉलिटिक्स को रिसरेक्ट करना चाहते हैं। वो रिसरेक्ट हो नहीं रही और मेरा ख्याल है कि बावजूद इस्टेब्लिशमेंट की तमाम तर ताकत के और तमाम तर, यानी कि इस वक्त पाकिस्तान का जो फेडरल का इंतजामी ढांचा है और जो पंजाब का इंतजामी ढांचा है, उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब की पार्टी को काबज है, मुकम्मल कंट्रोल है, इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ खड़ी है, आर्मी चीफ उन्होंने खुद लगाए हैं और अभी तक की तमाम जो एविडेंस है वो यही है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर टोटली लॉयल हैं, बल्कि लोग तो कहते हैं ओबीडियंट हैं टूवर्ड नवाज शरीफ की पता नहीं क्या उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन उसके बावजूद इसमें सक्सेस के चांसेस बड़े कम हैं। वंस अगेन अगर हम एज ऑफ रीजन हो तो हमें पता चलेगा कि सक्सेस के चांसेस कम है। मैं इसके 3-4 पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं जो मैंने अपने सामने लिख के रखे हुए। नवाज शरीफ साहब का जो पहला टाइम पीरियड है, क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री उनकी बहुत लंबी है, 1982 से लेकर 1993 का जो टाइम पीरियड है, 1990 तक का जो टाइम पीरियड है 8 साल का, वो नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिकल इंटर्नशिप और इंक्यूबेशन टाइम पीरियड है, जिसमें वो एक टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए बिल्कुल तरह एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उनको पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, जनरल जिलानी एंड जनरल जियाउल हक की स्टैब्लिशमेंट ने उनको पैदा किया। और फिर जब जनरल हमीद गुल डीजीआईएस आए थे तो उनकी पॉलिटिक्स को मजीद फर्दर करने की कोशिश की गई बाय मेकिंग दी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद एंड सो ऑन वगैरह वगैरह। फिर उनका एक आता है जहां वो राइज करते हैं जनरली एज ए लीडर। वो टाइम है जब 1990 और 93 के दरमियान में वो सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लूंगा। इस पॉइंट के ऊपर वो और इसी पॉइंट के ऊपर के मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, वो अपनी हुकूमत में उनकी जाती रहती है और उसके बाद एक नया नवाज शरीफ इमर्ज करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि 1990 से लेके 1999 तक का जो टाइम पीरियड है वो एक बड़े असर्टिव नवाज शरीफ का टाइम पीरियड है, जो दोबारा 1997 में 2/3 मेजोरिटी लेके आता है। अक्टूबर 1999 में उसका झगड़ा होता है, उसका एक क्राइसिस पीरियड शुरू होता है जिसमें वो एग्जाइल में चला जाता है, जेल में जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 99 टिल 2007 जब ये नवाज शरीफ
विक्टोरियस तौर पे। तो एक फेज पहला, फिर दूसरा, तीसरा फेज वो है जब वो विक्टोरियस तरीके से दोबारा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में एंटर करता है, मेन ऑपोजिशन लीडर है, लेकिन बेसिकली सोल अगर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की कोई है 2007 से ऑनवर्ड्स अगले चंद बरस तक, तो वो नवाज शरीफ है। जब 2010-11 में इमरान खान उसकी तहरीक इंसाफ अपना सर उठाते हैं एज अ थर्ड पार्टी इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। लेकिन अभी हम बात करें नवाज शरीफ की, तो नवाज शरीफ का ये जो सेकेंड राइज है, पहली डिमाइज हो जाती है, क्राइसिस हो जाता है 99 में, जो सेकंड राइज है नवाज शरीफ एज ए पॉलिटिशियन का, ये 2007 से चलता है 2017 तक है, जब पनामा और फिर एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ उनका झगड़ा इन द बैकग्राउंड ऑफ हिम, नवाज शरीफ ट्राइंग टू इम्प्रूव रिलेशनशिप विद इंडिया, बिकॉज वो इंडिया और वेस्ट की पावर को लेवरेज करना चाहते हैं अगेंस्ट द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट। फिर उसके बाद वो टाइम पीरियड है जो उनका विल्डरनेस का टाइम पीरियड है 2017 से 2019 तक। 2019 के बाद नवाज शरीफ का एक और राइज जो है वो शुरू होता है, विद द हेल्प ऑफ जनरल बाजवा, जिनके ऊपर उन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट किया बिकॉज उन्होंने उनको आर्मी चीफ बनाया है। और क्वाइट कॉन्ट्री टू व्हाट एवरीबॉडी सेज, मैंने हमेशा ये मेंटेन किया है कि जनरल बाजवा ऑलवेज हैड अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद नवाज शरीफ। वो उनको 2016-17 में बेल आउट नहीं कर सके, ख्वाहिश उनकी जरूर थी बिकॉज बाकी सारी फौज खिलाफ थी, लेकिन जैसे ही वो एम्पावर हुए, उनको मौका मिला फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स, तो जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रिसरेक्ट किया, अपने हिसाब से बड़ा उन्होंने इंटेलिजेंट प्लान बनाया। अब उस रिसरेक्शन के नतीजे में आप देखते हैं कि 2000 पूरा रिसरेक्ट किया, बाहर भेज दिया उनको, उन्होंने रिहेबिलिटेट किया, हर तरह से उन्होंने उनकी मदद की। उसकी डिटेल्स और बियॉन्ड द डिटेल्स इस व्लॉग में मैं अभी बता नहीं सकता, तो बहुत लंबी हो जाएगी कहानी। लेकिन फिर एक रिसरेक्शन उन्होंने कर ली इन अप्रैल 2022, जब इमरान खान की हुकूमत को उन्होंने फारग किया और नवाज शरीफ के भाई को बनाया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर। सब कुछ मैंने लिखा भी है ट्वीट के ऊपर। और नवाज शरीफ की पार्टी फ्रंट एंड पे आ गई, लॉ मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, एवरीथिंग। और उसी डील के नतीजे में बिलावल जरदारी पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जो है बन गया, विद व्यू टुवर्ड्स के वो बाद में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो यहाँ पे आप थर्ड राइज नवाज शरीफ साहब का देखते हैं। अब नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स, उसके नतीजे में ये हुआ कि उनका ख्याल था जनरल बाजवा का कि इमरान खान will probably end up behaving like मोहम्मद खान जुनेजो, जिनको हटा दिया था जनरल जियाउल हक ने इन 1988 आई थिंक मई और अप्रैल वगैरह में, जब चीन से वापस आए तो खड़े खड़े एयरपोर्ट से फारिग कर दिया। या जफरुल्लाह खान जमाली, जिसको मुशर्रफ साहब ने बनाया और फिर फारिग कर दिया बिकॉज वो हर वक्त मुशर्रफ बॉस बॉस कहते थे, विच मुशर्रफ डिडंट लाइक, और वो शौकत अजीज को ले आए। लेकिन इमरान खान followed a different path of defiance within the constitutional and political and democratic limits, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स फिर पंक्चर हो गई। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं, विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट, कोई ये मेरा ख्याल है अब वो फोर्थ अपना वो चाह रहे हैं, फोर्थ रीसरेक्शन चाह रहे हैं। मैंने आपका सारी हिस्ट्री क्विकली आपके सामने रख दी। इतनी ज्यादा दफा रीसरेक्शन जो है वो हो नहीं सकती। यहाँ नवाज शरीफ का मुकाबला खाली इमरान खान के साथ नहीं, ये नवाज शरीफ का मुकाबला हिस्ट्री के साथ है, फिजिक्स के साथ है, मैथमेटिक्स के साथ है, लॉजिक के साथ है, रीजनिंग के साथ है। ये हो नहीं पाएगा। इस प्रोसेस में सिर्फ इतना हो रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट गंदी हो रही है, और इस पूरे प्रोसेस में जो जनरल बाजवा ने इनिशिएट किया, उससे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो मॉरल अथॉरिटी थी, जो शायद और 10 साल लगते उसको, इतनी बुरी तरह से कमजोर हुई है जितना, लेकिन वो कमजोर हो गई है और बिल्कुल ही एक पूरा ढैंस पटैंस हो गया है पूरा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का। तो ये एक वो सिचुएशन है जिसमें हम खड़े हैं कि मैंने कोशिश तो बहुत की, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए, क्या कहते हैं कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अल्लामा इकबाल का शेर था। बट लीव इट ऑन इट। अब देखें कल क्या होता है जब सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनती है। कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है इलेक्शन कमीशन को भी और दूसरी पीटीआई की पिटीशन को भी। लेट्स सी क्या होता है।